और रंजीता, कमला, सुजाता बहन कैसी हो? सब बढ़िया बहन, अपना बताओ। हमारा भी सब बढ़िया ही है, जब से बहू आई सुकून मिल गया है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, पहले से मोटी हो रही हो। अब क्या बनाया था आज बहू ने? मेरी बहू तो रोज पालक, चिकन, मशरूम यही सब बनाती है, अपना बताओ। मेरी बहू दाल रोटी दे दे वही बहुत है, खाना ऐसा बनाती कि खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसी ही बहू मेरी भी है, कभी पास्ता, कभी पिज्जा, कभी मोमो। घर में खाना तो बहुत कम ही बनाती है और ये सब बनाकर कहती यही खाना है। ऐसा भी कोई खाना होता भला? खुश नसीब हो कि बहू इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर दे रही है बहन, और एक हमें देखो मरम्मत हो जाती है। अरे संगीता, तुम तो रहने ही दो, सबसे ज्यादा मजे तुम्हारे ही रहते हैं। आराम से खाओ और रहो, दो बहुएं, कभी ऊपर खाना कभी नीचे। हाँ, मेरी जिंदगी जियो तब पता चलेगा। तभी संगीता सोचने लगती है कि कैसे जब बड़ी बहू के यहाँ संगीता रहती है तो वहां उसे अच्छे खाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। वहीं छोटी बहू सेवा तो करती है, लेकिन वो गरीब थी, लेकिन खाना बहुत सादा बनाती थी। कुछ देर ऐसी पड़ोसन में बातें करती हैं और फिर सब अपने अपने घर में चली जाती हैं। वहीं घर के अंदर आते ही संगीता देखती है कि पूरा घर फैला हुआ है, हर तरफ सामान बिखरा हुआ, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ, रसोई में बर्तन वैसे ही पड़े हैं। तभी ऊपर से बड़ी बहू सुषमा उतरती है। संगीता को देखते ही उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान फैल जाती है, जैसे किसी ने उसे राहत दे दी हो। अरे माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ बेटा। सुषमा इधर उधर फैले घर की तरफ देखती है और फिर माथा पकड़ लेती है। माँ जी, आज घर साफ नहीं हो पाया, ऊपर से सब्जी भी नहीं है। आप जरा सब्जी ले आइए, तब तक मैं घर साफ कर देती हूँ। संगीता एक पल को रुकती है, उसे पैरों में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैं सब्जी ले आती हूँ। संगीता बिना कुछ बोले चप्पल पहनती है और पैदल ही बाजार की ओर निकल जाती है। धूप तेज होती है, सड़क पर भीड़ है, लेकिन संगीता हर सब्जी ध्यान से चुनती है। आज जाने क्यों उसका मन चिकन खाने का भी हो रहा था। वो सब्जियों के साथ साथ थोड़ा चिकन भी ले लेती है, ये सोचकर कि आज कुछ अच्छा बनेगा। थैला भारी हो जाता है, हाथ दुखने लगते हैं, लेकिन वो चुपचाप घर की ओर लौट आती है। घर पहुंचती संगीता दरवाजा खोलती है। उम्मीद होती है कि घर साफ होगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक जाती है। घर वैसा ही फैला हुआ होता है, झाड़ू नहीं लगी, बर्तन वैसे ही पड़े हैं और सुषमा आराम से सोफे पर बैठी हुई होती है। माँ जी, पता नहीं क्यों आज मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। आप आज घर साफ कर दीजिए ना, मैं खाना बना देती हूँ। संगीता कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो सब्जियों का थैला नीचे रख देती है। ये चक्कर हर बार तब ही क्यों आते हैं जब काम की बारी आती है। बिना कुछ कहे संगीता झाड़ू उठाती है, पहले आंगन साफ करती है और फिर कमरे, फिर रसोई। पसीना माथे से टपकने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। उधर सुषमा रसोई में चिकन बनाने की तैयारी करती है। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। संगीता झाड़ू लगाते हुए सोचने लगती है, सुबह का खाना तो मैं नीलिमा के घर खाती हूँ, वो खुद परोसती है, पानी तक खुद लाकर देती है, और शाम का खाना। उसकी आंखों के सामने रोज का सच घूमने लगता है। हर सुबह संगीता देवरानी नीलिमा के घर जाती है। सुबह के समय नीलिमा रसोई में होती है। माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। नीलिमा खुद गरम गरम खिचड़ी निकालती है, ऊपर से घी डालती है, साथ में दही और अचार रखती है। माँ जी, आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है। संगीता के चेहरे पर सुकून होता है। ये खिचड़ी सादी है, लेकिन इसमें अपनापन है। नीलिमा खाना खाते वक्त भी संगीता का ध्यान रखती है। माँ जी, और नहीं, बस। नीलिमा खुद झूठे बर्तन उठाती है, पानी देती है, पैर तक दबा देती है। माँ जी, आज ज्यादा मत घूमिएगा। संगीता का मन भर आता है। शाम का समय संगीता जेठानी सुषमा के घर जाती है। पूरे दिन का काम सुषमा जमा करके रखती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब। माँ जी, आप आ गई, चलिए पहले झाड़ू लगा दीजिए, फिर बर्तन भी पड़े हैं। संगीता थकी होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। आज भी वही हुआ। घर साफ कराने के बाद सुषमा चिकन बिरयानी बना देती है। रसोई से खुशबू आती है। माँ जी, बिरयानी तैयार है। संगीता थके हाथों से थाली उठाती है। सुषमा थाली रख देती है और खुद आराम से बैठ जाती है। संगीता चाव से बिरयानी का पहला कौर लेती है। मेहनत के बाद ये चिकन बिरयानी मिल गई, वो खाते खाते सोचती है। नीलिमा की खिचड़ी दिल को सुकून देती है, लेकिन सुषमा की बिरयानी पेट भर देती है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। मैं इन दोनों के बीच फंस गई हूँ। एक बहू सेवा से दिल जीतती है, दूसरी काम निकलवाकर स्वाद से बांध लेती है। संगीता को याद आता है कि नीलिमा कितनी गरीब थी। साधारण खाना, सादा जीवन, लेकिन मन से सेवा। और सुषमा हर चीज में चालाकी। संगीता आखिरी की कौर खाती है। आज तो बिरयानी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या हर दिन मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी?
ऐसे ही एक शाम घर के अंदर अजीब सी थकान और चुप्पी पसरी हुई थी। सुषमा पूरे दिन का काम समेट कर ऐसे रखती थी जैसे जानबूझकर इंतजार कर रही हो कि कोई और आए और सब कर दे। संगीता झाड़ू पोछा करके जैसे ही बैठने को होती है तभी सुषमा की आवाज गूंज जाती है, माँ जी जरा ये कपड़े भी तह कर दीजिए। संगीता बिना कुछ कहे उठ जाती है। उसी समय नंद रागिनी कमरे में बैठी अपना कॉलेज का असाइनमेंट लिख रही होती है। किताबें फैली हुई थी, कॉपी खुली थी और माथे पर शिकन थी। तभी सुषमा रसोई से आवाज लगाती है, रागिनी। हाँ भाभी जी, आज मैं पनीर बना रही हूँ, बस कढ़ाई गंदी पड़ी है, जल्दी से धोकर दे दो फिर मैं बनाऊं। रागिनी के कानों में पनीर शब्द पड़ते ही उसकी थकान गायब हो जाती है। अच्छा भाभी, अभी धोकर देती हूँ, बस 5 मिनट इंतजार कीजिए। रागिनी रसोई में चली जाती है और कढ़ाई धोकर जैसे ही वापस देती है सुषमा मुस्कुराकर अगला हथकंडा चलाती है। अरे रागिनी, ये प्लेट भी गंदी है, ये भी धो दो ना। रागिनी बिना कुछ सोचे प्लेट भी धो देती है। उसे तो बस पनीर खाने की देर थी। और ये ग्लास भी, बस आखिरी, इसके बाद कोई काम नहीं बोलूंगी। एक एक करके सारे बर्तन रागिनी से धुलवा लिए जाते हैं। पनीर बन जाता है लेकिन रागिनी का असाइनमेंट वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। खाना खाने के बाद रागिनी अपने कमरे में जाती है। आंखों में आंसू होते हैं। वो चुपचाप नीचे नीलिमा के पास चली जाती है। भाभी क्या कर रही हो आप? क्या हुआ रागिनी, कोई काम था क्या? बड़ी भाभी बहुत काम करवाती है, पहले कढ़ाई फिर सारे बर्तन, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। नीलिमा रागिनी का सिर सहलाती है और उसे समझाकर चुप कराती है। चुप मत रहा करो, धीरे धीरे बोलना सीखो। लेकिन भाभी आप भी कुछ नहीं बोलती। नीलिमा के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। कुछ रिश्तों में बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं। रागिनी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। संगीता जल्दी उठ जाती है, नहाकर साफ साड़ी पहनती है। रागिनी भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। माँ बेटी दोनों ऊपर के घर की ओर चली जाती हैं और ऊपर ससुर सुभाष कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ जी आ गए। सुषमा रसोई में चाय बनाती है। थोड़ी देर में चाय आ जाती है। संगीता चाय का घूंट लेती है। स्वाद अलग होता है। वो देखती है चाय काली है। संगीता का मुंह अपने आप बन जाता है। दूध वाली चाय तो अच्छी रहती है, काली चाय अच्छी नहीं लगती। सुषमा तुरंत पलट कर जवाब देती है, माँ जी दूध के पैसे नहीं है, ऐसे ही पीनी पड़ेगी। उसके शब्दों में छुपा ताना साफ झलकता है। संगीता चुपचाप चाय पी लेती है। दिल में एक चुभन सी रह जाती है। दोपहर का समय संगीता नीचे नीलिमा के घर जाती है। रसोई से दाल की खुशबू आ रही होती है। चावल पक रहे होते हैं। माँ जी बस अभी खाना तैयार हो जाएगा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है बहू। थोड़ी देर में नीलिमा सादा सा दाल चावल परोस देती है। आज दाल थोड़ी हल्की है लेकिन स्वाद है। संगीता पहला कौर लेती है। उसके चेहरे पर सुकून उतर आता है। कम से कम यहाँ आराम से खाने को मिलता है, बड़ी बहू तो जीना हराम कर देती है। वो सोचने लगती है, मेरी बड़ी बहू बहुत काम करवाती है सुबह से शाम तक, और यहाँ नीलिमा खुद सब कर लेती है। तभी नीलिमा पानी लाकर देती है। माँ जी और दूं? नहीं बेटा बस। खाना खत्म होने के बाद नीलिमा झूठे बर्तन खुद उठाती है। संगीता खिड़की के पास बैठ जाती है और बाहर धूप फैली होती है। उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। चिकन बिरयानी पेट भर देती है, लेकिन ये दाल चावल दिल को तृप्त कर देते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि असली अमीरी महंगे खाने में नहीं बल्कि सम्मान और सुकून में होती है। नीलिमा चुपचाप माँ जी के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे संगीता और रागिनी की आदत बन चुकी थी। बड़ी बहू सुषमा के घर का मसालेदार चटपटा खाना, कभी चिकन बिरयानी, कभी पनीर, कभी तले हुए पकवान, इन सब का स्वाद उनकी जुबान पर बस गया था। इसलिए अक्सर ऐसा होता कि दोनों माँ बेटी सुषमा के घर जाकर उम्मीद लगाए बैठी रहती। संगीता बाहर बैठते ही रसोई की तरफ नजर डालती और रागिनी बार बार ढक्कन उठाकर झांकती। सुषमा ये सब अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि सास और नंद उसके खाने की दीवानी है और इसी कमजोरी का वो हर बार फायदा उठाती थी। कभी झाड़ू लगवाना, कभी पोंछा, कभी बर्तन, और बदले में एक प्लेट बिरयानी या सब्जी। एक दिन शाम को नीलिमा का पति राघव काम से लौटा, चेहरा थका हुआ था। वो हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठ गया। नीलिमा क्या हुआ? महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, पैसे भी लगभग खत्म हो गए हैं। नीलिमा चुप हो जाती है। सोच समझकर खाना बनाना, अब ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। रोज दाल सब्जी या खिचड़ी ही बनाना, नहीं तो फिर राशन के लिए उधार लेना पड़ेगा। राघव, उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। हाँ मुझे पता है, हमारी कमाई कितनी कम है, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। उस दिन से नीलिमा ने सच में वही किया। अगली सुबह रसोई में चावल और दाल की सादी से खुशबू फैलने लगती है। नीलिमा रोज खिचड़ी बनाती, कभी मूंग की, कभी चावल दाल की।
ऊपर से थोड़ा सा घी। बस। संगीता शुरू में चुपचाप खा लेती, लेकिन रागिनी का चेहरा उतरने लगता है। भाभी, आज फिर खिचड़ी? हाँ रागिनी, आज यही है। कुछ ही दिनों में संगीता और रागिनी दोनों चिढ़ने लगती हैं। हर दिन वही खिचड़ी, मन मसालेदार खाने को तरसने लगता है। एक दिन रागिनी धीरे से माँ से कहती है, माँ चलो आज बड़ी भाभी के यहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। संगीता भी मन ही मन यही चाह रही होती है। हाँ चलो। दोनों सुषमा के घर पहुंच जाती हैं। सुषमा उन्हें देखते ही मुस्कुरा देती है। अरे माँ जी, रागिनी जी, आइए आइए। संगीता रसोई की तरफ नजर डालती है। सुषमा तुरंत बात समझ जाती है। आज तो मैं कुछ खास नहीं बना रही थी, लेकिन अगर आप कहें तो सोचूंगी। आज बिरयानी खाने का मन हो रहा है। सुषमा हल्की सी मुस्कान दबा लेती है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। फिर अचानक सुषमा बोलती है, बस छज्जा बहुत गंदा है, अगर आप दोनों थोड़ा साफ कर दें तो मैं आराम से बना लूंगी। संगीता और रागिनी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। छज्जा साफ करना आसान नहीं था, धूल जाले भारी सामान, लेकिन बिरयानी का लालच ज्यादा था। चलो माँ, कर लेते हैं। अब इस चटोरी जीप के लिए कुछ तो चाहिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोनों छज्जे पर चढ़ जाती हैं। धूल से खांसी आने लगती है, हाथ दर्द करने लगते हैं। संगीता की कमर दुखने लगती है। बस जल्दी हो जाए। नीचे रसोई में सुषमा आराम से मसाले भून रही होती है। काफी देर बाद बिरयानी तैयार होती है। ससुर सुभाष भी आ जाते हैं। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर बिरयानी खाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। संगीता और रागिनी भी खाना खाती हैं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ होती है। रागिनी धीरे से माँ के कान में कहती है, माँ, इससे तो नीलिमा भाभी की खिचड़ी अच्छी है, कम से कम माँ आराम से बैठकर खा तो पाते हैं। संगीता गहरी सांस लेती है। सच कह रही है, यहाँ तो हालत खराब हो जाती है। खाना खत्म होती दोनों बिना रुके नीचे नीलिमा के घर चली जाती हैं। नीलिमा आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती है। बहू, माँ जी, आप सब ठीक तो है? रागिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। भाभी, आपकी जेठानी बहुत मतलबी है, हमसे इतना काम करवाती है फिर खाना देती है। संगीता भी सिर हिलाती है। हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। नीलिमा चुपचाप सुनती रहती है, फिर शांत आवाज में बोलती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। वो रागिनी की तरफ देखती है। मैं जेठानी जी से भी बात करूंगी। संगीता की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार समझ आता है कि सादा खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं बल्कि सुकून है, और चिकन बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि कीमत है, जो हर बार मेहनत और अपमान से चुकानी पड़ती है। नीलिमा चुपचाप उठकर खिचड़ी गर्म करने लगती है। घर में फिर वही सादी खुशबू फैल जाती है, लेकिन इस बार उसमें भरोसे और अपनापन भी घुला होता है। एक दोपहर का समय था। घर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। ऊपर के कमरे में सुषमा और नीलिमा आमने सामने बैठी थी। कमरे में सन्नाटा था, बस पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। नीलिमा कई दिनों से अपने मन की बात दबाए बैठी थी, आज उससे रहा नहीं गया। जेठानी जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप सासू माँ से इतना काम मत करवाया करो, उनकी उम्र हो गई है। रोज झाड़ू पोछा बर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। सुषमा का चेहरा पल भर में सख्त हो जाता है। जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चल गई ना, उस दिन तुम भी मेरे जैसी बन जाओगी। कैसी सच्चाई? इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है वही अब भुगत रहे हैं। नीलिमा को यह सुनकर झटका लगता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप जेठानी जी? नीलिमा को लगने लगता है कि सुषमा को अपनी कमाई और थोड़ी बहुत हैसियत का बहुत घमंड है। वो और कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह घर में हलचल होती है। बुआ पार्वती आने वाली होती है। संगीता सुबह से ही थोड़ी परेशान रहती है। आज बुआ जी आ रही हैं। नीलिमा तुरंत काम में लग जाती है। दोपहर को बुआ पार्वती घर पहुंचती हैं। नीलिमा दौड़कर दरवाजा खोलती है। बुआ जी प्रणाम। हाँ ठीक है। नीलिमा उन्हें पानी देती है। बुआ जी पानी पीजिए। उधर सुषमा सोफे पर बैठी रहती है, ना तो उठती है ना पानी पूछती है। बुआ ये सब देख रही होती है। नीलिमा रसोई में जाकर सादा नाश्ता बनाती है, खिचड़ी और हल्का सा उपमा। थोड़ी देर में नाश्ता परोस दिया जाता है। ये क्या है? सादा खाना सादा नाश्ता, इसे कहते हैं खातिरदारी। नीलिमा चुप रह जाती है। तभी बुआ की नजर सुषमा पर जाती है। सुषमा बहू, तेरे हाथ की बिरयानी तो बहुत अच्छी होती है, आज वही बना देना। सुषमा हल्की सी मुस्कान दबा लेती है। ठीक है बुआ जी, बना देती हूँ। फिर सुषमा का असली रंग सामने आता है। बस एक छोटी सी मदद चाहिए। वो बुआ की तरफ देखती है। बच्चों को जरा पढ़ा दीजिए, फिर नहला दीजिए। बुआ कुछ बोल नहीं पाती। थोड़ी देर बाद सुषमा फिर आवाज लगाती है। बुआ जी, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जरा धो दीजिए, और ये बर्तन भी। और फिर बुआ जी सारा काम करती हैं। उसके बावजूद भी सुषमा उनको घर के काम में लगाई ही रहती है। घर भी थोड़ा साफ कर दीजिए, तभी आराम से बिरयानी बना पाऊंगी।
बुआ सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हैं। बच्चों को संभालना, रसोई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ। उनकी कमर दुखने लगती है। इस बीच संगीता एक कोने में बैठी रहती है। नाना जी माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर पार्वती को बुरा लग जाता है। वो आंखों से इशारा करती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। शाम होते होते बिरयानी तैयार हो जाती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब खाने बैठते हैं। ससुर सुभाष आराम से खाते हैं। बहू, बहुत बढ़िया बनी है बिरयानी। बुआ जी भी बिरयानी खाती हैं लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखती है। थोड़ी देर बाद वो प्लेट रख देती है। सच कहूँ इससे अच्छी तो खिचड़ी है। सब चौंक जाते हैं। कम से कम बिना इतनी मेहनत किए मिल जाती है। नीलिमा ये सुनकर अंदर ही अंदर भर जाती है। सुषमा का चेहरा उतर जाता है। उस रात नीलिमा देर तक जागती रहती है। उसे समझ आने लगता है कि सच्चाई क्या है। सादा खाना गरीबी नहीं, सुकून है। और मसालेदार बिरयानी हर किसी न किसी की मेहनत और बेइज्जती से बनती है। नीलिमा मन ही मन एक फैसला लेती है। वो किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से काम नहीं करवाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो वो सुषमा से साफ साफ बात भी करेगी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी जिठानी की चिकन बिरयानी से कहीं बेहतर है देवरानी की सादी खिचड़ी, जिसमें इज्जत भी है और सुकून भी। कुछ ही दिन बीतते हैं। एक सुबह नीलिमा देखती है कि पार्वती अपना छोटा सा बैग पैक कर रही है। कपड़े तय किए हुए हैं, माथे पर हल्की शिकन है। बुआ जी इतनी जल्दी जा रही हैं? बेटिया अब यहाँ का काम हो गया है, अपने घर का भी ध्यान रखना होता है। नीलिमा समझ जाती है ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये थकान से भरा फैसला है। वो बुआ के पैर छूती है। बुआ जी आपने जो सहा वो सही नहीं था। इतने में सुषमा कमरे से निकलती है। अरे इतनी भावुकता क्यों? मेहमान तो आते जाते रहते हैं। नीलिमा सीधा देखती है। जेठानी जी आपने जो किया वो ठीक नहीं था। सुषमा की भौएं तन जाती हैं। मुझे मत बताओ क्या सही है क्या गलत। तुम तो बस सती सावित्री बनने का ढोंग करो। तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी का मजाक ही बनता है, मैं जानती हूँ। ये शब्द नीलिमा के सीने में चुभ जाते हैं लेकिन वो चुप रहती है। बुआ पार्वती बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। दिन बीतते हैं। नीलिमा रोज सादा खाना बनाती है, खिचड़ी, सादी सब्जी, दही। अजीब बात यह थी कि अब संगीता को वही खाना अच्छा लगने लगता है। पता नहीं क्यों ये खिचड़ी खाने के बाद पेट हल्का रहता है। नीलिमा हल्की मुस्कान देती है। वो बिना शिकायत के घर संभाल रही थी, बच्चे, रसोई, सास ससुर, सब कुछ। लेकिन एक दिन आज मन बिरयानी खाने का कर रहा है। नीलिमा रसोई में खड़ी रुक जाती है। माँ जी अभी पैसे नहीं हैं। संगीता का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में उठती है और सीधा सुषमा के कमरे में चली जाती है। सुषमा पलंग पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। सुषमा बिरयानी बना दे, मन बहुत कर रहा है। सुषमा मोबाइल साइड में रखती है। माँ जी काम करोगी तब मिलेगा। संगीता और नंद दोनों चुप रह जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी काम में लग जाती हैं। बर्तन, कपड़े, झाड़ू। सुषमा आराम से बैठी रहती है। अब मन नहीं है बनाने का। रसोई में 2 दिन की बची बिरयानी पड़ी है, वही खा लो। सास और नंद जब प्लेट में बिरयानी लेती हैं तो बदबू उठती है। रंग बदला हुआ, तेल जमा हुआ, बिरयानी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। भाभी ये तो खराब लग रही है। अरे कुछ नहीं होता, गरम कर लो। दोनों मजबूरी में खाने लगती हैं। तभी नीलिमा नीचे आती है। बदबू से उसका माथा ठनक जाता है। ये क्या खिला रही हो जेठानी जी? वो प्लेट देखती हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। जेठानी जी ये सड़ी हुई बिरयानी है। सुषमा खड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ? कल तो तारीफ कर रही थी। तारीफ मेहनत की होती है, बेइज्जती की नहीं। दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। तुम्हारी सादी खिचड़ी से दुनिया नहीं चलती और तुम्हारी बिरयानी से इज्जत नहीं बचती। घर में सन्नाटा छा जाता है। संगीता और नंद स्तब्ध रह जाती हैं। नीलिमा की आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज मजबूत है। मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन किसी को काम में झोंक कर खाना नहीं बनवाती। नीलिमा की बात सुनते ही सुषमा का चेहरा बदल जाता है। गुस्सा जो अब तक उसकी आंखों में था वही गुस्सा धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगता है। सुषमा जोर से रोने लगती है। उसका रोना ऐसा होता है जैसे बरसों से दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया हो। अब तुम सबको बहुत इंसानियत याद आ रही है। संगीता और रागिनी चुपचाप उसे देखती रहती हैं। नीलिमा भी खड़ी रहती है। तुम लोगों को क्या पता मैंने क्या क्या झेला है। कुछ साल पहले का समय है। सुषमा नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी। हाथों में मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। सुबह होते ही सास संगीता और नंद रागिनी की आवाजें शुरू हो जाती थी। सुषमा अभी तक सो रही है, झाड़ू पोछा नहीं होगा? भाभी मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। सुषमा बिना कुछ बोले उठ जाती है। दिन भर काम करती, ना कोई उसकी सुनता ना उसकी थकान देखता। खाने का समय आता तो बचा खुचा खाना उसकी थाली में डाल दिया जाता। माँ जी आज बहुत थक गई हूँ। बहू हो, काम करना तुम्हारा फर्ज है। रात का समय सुषमा चुपचाप कोने में बैठी रो रही होती है। सास और नंद मनोज के कान भर रही होती हैं। भैया आपकी बीवी बहुत जुबान चलाने लगी है। बिल्कुल, घर का कोई काम ढंग से नहीं करती। मनोज गुस्से में सुषमा के पास आता है।
तुम्हें काम करना नहीं आता? गुस्से में उसका हाथ उठ जाता है। सुषमा जमीन पर गिर जाती है। कुछ समय बाद जब सुषमा गर्भवती होती है, पेट साफ दिखने लगा होता है, फिर भी उससे काम करवाया जाता है। चुपचाप छत पर कपड़े फैला कर आओ। माँ जी, डॉक्टर ने मना किया है। बहाने मत बनाओ भाभी। अब सुषमा भारी पेट के साथ सीढ़ियां चढ़ती है। छत से कपड़े फैलाकर लौटते समय उसका पैर फिसल जाता है। वो सीढ़ियों पर गिर जाती है। चीख पुकार मच जाती है। मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, बच्चे की जान बच गई है, लेकिन आगे बहुत सावधानी रखनी होगी। सुषमा रोते रोते ये सब बता रही होती है। उसी हादसे के बाद मैं कभी मां नहीं बन सकी। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। आज मेरे पास एक ही बच्चा है, दूसरा चाहकर भी नहीं कर सकती। वो आंखें पोंछती है और गुस्से से बोलती है, जितना अत्याचार इन लोगों ने मुझ पर किया, वही सब मैंने लौटाया है। घर में सन्नाटा छा जाता है। संगीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रागिनी का सिर झुक जाता है। भाभी, हमें माफ कर दो भाभी। संगीता आगे बढ़ती है। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सुषमा के पैरों को छूने लगती है। हमें माफ कर दे बहू। नीलिमा की आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जुल्म जुल्म को जन्म देता है। सुषमा धीरे धीरे रोना बंद करती है। वो पहली बार हल्का महसूस करती है। सालों बाद उसका दर्द सुना गया था। नीलिमा आगे बढ़कर सुषमा का हाथ पकड़ती है। जेठानी जी, जो हुआ वो बहुत गलत था। वो हल्की आवाज में कहती है, लेकिन इस घर को अब बदलना होगा। सुषमा चुपचाप सिर हिला देती है। घर में पहली बार किसी को दोष देने की जगह सच्चाई को समझा गया था। सुषमा की सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया था। जिस घर में हर वक्त ताने, काम का दबाव और लालच की गंध रहती थी, वहां अब अजीब सी खामोशी थी। अब सुषमा सास संगीता और नंद रागिनी से कोई काम नहीं करवाती थी। न झाड़ू, न बर्तन, न रसोई। वो जरूरी काम खुद कर लेती या फिर चुपचाप छोड़ देती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब सास और नंद खुद उसके पास आती। एक दिन सुबह सुषमा रसोई में चुपचाप सब्जी काट रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बहू रहने दे, तू बैठ जा, मैं बर्तन धो देती हूँ। सुषमा चौंक कर पीछे देखती है। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। भाभी, आज हमें करने दो। सुषमा कुछ बोल नहीं पाती, आंखें झुक जाती हैं। अब यही हाल नीचे नीलिमा के घर में भी था। नीलिमा की रसोई, जो कभी सास और नंद की उम्मीदों और मांगों से भरी रहती थी, अब वहां भी सन्नाटा था। अब न कोई कहता आज बिरयानी बनाओ, न कोई कहता कुछ चटपटा चाहिए। नीलिमा सादी खिचड़ी बनाती, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, सुकून से। एक दिन नीलिमा रसोई में खड़ी होती है और देखती है कि संगीता चुपचाप झाड़ू लगा रही है। माँ जी, आप क्यों कर रही हैं? रहने दीजिए। बहू, आज तुम्हें आराम मिलना चाहिए। रागिनी बर्तन धो रही होती है। भाभी, आज आप बस बैठिए। नीलिमा का दिल भर आता है। दोनों बहुएं अब अक्सर एक दूसरे को देखती और सोचती, ये सब अचानक कैसे बदल गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, बिना तानों के, बिना लालच के। एक दिन दोनों बहुएं एक साथ सास और नंद से कहती हैं, माँ जी, आप लोग काम मत किया कीजिए। हाँ, अब बहुत हो गया। संगीता दोनों का हाथ पकड़ लेती है। नहीं बहू, अब समझ आ गया है। तभी वो रागिनी की तरफ देखती है। हमने जो गलती पहले की, उसका बोझ तुम दोनों ने उठाया। अब तुम्हारी भी मदद होनी चाहिए। अब सब बराबर रहेगा। कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी पड़ोसनें जमा होती हैं। कांति, रंजिता, कमला, सुजाता सब आंगन में बैठी बातें कर रही होती हैं। देखो तो संगीता के ही मजे हैं। एक समय खिचड़ी, एक समय बिरयानी। दो दो बहुएं हैं, दोनों अपने अपने तरीके से। संगीता ये सब सुन लेती है। इस बार उसके चेहरे पर गर्व होता है, घमंड नहीं। सच कहूं बहनों, सब उसकी तरफ देखती हैं। जेठानी की बिरयानी से अच्छी तो देवरानी की खिचड़ी ही थी। पड़ोसनें चौंक जाती हैं। अब समझ आया है कि खाना नहीं, भावना जरूरी होती है। वो मुस्कुराकर आगे कहती है, अब दोनों का ही खाना अच्छा है और मेरी दोनों बहुएं सच में बहुत अच्छी हैं। सुषमा और नीलिमा दूर खड़ी है, सब सुन रही होती हैं। दोनों की आंखों में नमी होती है, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, सुकून की। नीलिमा मन ही मन में सोचती है, मेरी खिचड़ी कभी कमजोर नहीं थी। मेरी बिरयानी अब बदले की नहीं, समझ की निशानी बनेगी। कुछ दिन बाद एक शाम सुषमा और नीलिमा दोनों रसोई से साथ निकलती हैं। एक हाथ में बिरयानी की खुशबू है, दूसरे के हाथ में गरम गरम खिचड़ी। लो जी, आज मेरी तरफ से बिरयानी और मेरी तरफ से खिचड़ी, बिना शर्त वाली। संगीता मुस्कुरा उठती है। अरे वाह, आज तो दोनों का स्वाद मिलेगा। पहले कौन सी खाऊं यही सोच रहा हूँ। मैं तो दोनों लूंगी। सब साथ बैठ जाते हैं। बड़ी बहू, बिरयानी लाजवाब है। और छोटी बहू, तेरी खिचड़ी तो दिल खुश कर देती है। अब कोई काम के बदले खाना नहीं मिलेगा। हाँ, अब सब प्यार के साथ। हंसी मजाक और बातों के बीच पूरा परिवार साथ खाता है। घर में अब 2 अलग अलग रसोई थी, लेकिन दिल एक जैसे हो चुके थे। जहां पहले खाना शर्तों पर मिलता था, अब वहां अपनापन परोसा जाता था। और इसी तरह जेठानी की चिकन बिरयानी और देवरानी की सादी खिचड़ी दोनों ने मिलकर इस घर को फिर से एक घर बना दिया।